हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का इंग्लिश सिलेबस, जो कि है आपकी कावेरी बुक। लेकिन इस वीडियो में हम कावेरी बुक के सिर्फ चैप्टर्स या पोएम्स के बारे में नहीं जानेंगे, इनफैक्ट समझेंगे इसके कंप्लीट सिलेबस को, क्योंकि ये वीडियो ही है कंप्लीट सिलेबस ओवरव्यू। चाहे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो या ग्रामर हो या फिर राइटिंग स्किल्स हो, सभी टॉपिक्स को, सभी पॉइंट्स को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। लेकिन सिलेबस ओवरव्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं। अब बेटा, ये तो आप जानते ही हैं कि 2026-27 में जो न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई है क्लास 9 में, वो है कावेरी बुक। इंग्लिश लैंग्वेज को आप दो अलग अलग लेवल्स पर सेलेक्ट कर सकते हैं, एक है R1 लेवल और दूसरा है R2 लेवल। जिस भी लेवल पर आप इस लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे, इसका डिफिकल्टी लेवल भी उसी हिसाब से सेट हो जाएगा। अब R1 लेवल क्या है, R2 लेवल क्या है, ये आपको अच्छे से समझने के लिए देखना होगा मेरा ये वीडियो, जिसके अंदर मैंने दोनों ही लेवल्स को डिटेल में समझाया है। दोनों ही लेवल्स के बीच में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से ये डिफिकल्टी लेवल सेट करते हैं, इन्हें भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इसके अलावा दोनों ही लेवल्स में एक डिफरेंस जो है वो है एग्जाम पैटर्न का, थोड़ा बहुत सिलेबस का भी डिफरेंस है, वो भी मैंने इसमें बताया है। इसके अलावा इसी वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि करंट सेशन यानी 2026-27 के अंदर सीबीएसई ने करिकुलम में क्या क्या और बदलाव करे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो या तो यहाँ पर जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है उस पर क्लिक कीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और अब अगला नंबर है हमारी कावेरी बुक के कंटेंट्स को समझने का। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बेटा, जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके और उनकी हेल्प हो सके। इसके अलावा मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि वहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स तो शेयर करूंगी ही, पीडीएफ्स और नोट्स भी शेयर करूंगी। सो मेक श्योर यू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए अब डिटेल में इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट बच्चा, तो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। R1 के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आपके दो पैसेजेस हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड केस बेस्ड पैसेज। वहीं R2 के अंदर केस बेस्ड पैसेज तो है, लेकिन फैक्चुअल या लिटरेरी पैसेज है, यानी डिस्क्रिप्टिव पैसेज नहीं है। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस इन योर सिलेबस। इसके अलावा जब हम बात करें ग्रामर की, तो देखिए ग्रामर चाहे R1 हो R2 हो, एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है टॉपिक्स में। और टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं, टेंसेस है, मॉडल्स है, रिपोर्टेड स्पीच है, कंडीशनल क्लॉजेस है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड है, डिटर्मिनर्स है और क्लॉजेस है। इसके अलावा एडिटिंग या ओमिटिंग, यानी जो सेंटेंस के अंदर जो भी एरर्स होते हैं वो आपको फाइंड आउट करने जो होते हैं, करेक्ट करना उन्हें होता है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स या जंबल सेंटेंसेस भी कहा जाता है इन्हें। एंड सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जो R1 में है सिलेबस, वही एग्जैक्टली सेम R2 के अंदर भी ग्रामर का सिलेबस है। देयर इज नो चेंज। राइटिंग स्किल्स में लेकिन चेंज है। राइटिंग स्किल्स के अंदर नोटिस है R1 के अंदर, इनफॉर्मल इन्विटेशन है, लेटर टू एडिटर है, फॉर्मल ईमेल है, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, मैगजीन आर्टिकल है, और राइटिंग डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव ऐसे है। राइट, वहीं R2 के अंदर क्या है, R2 के अंदर आप देखिए यहाँ पर नोटिस तो है, लेकिन यहाँ पर पोस्टर है। R1 के अंदर पोस्टर नहीं था। लेटर टू द एडिटर है, फॉर्मल ईमेल है, जो कि सेम है, ठीक है, R1 में भी यही था। इसके अलावा राइटिंग अ स्पीच, मैगजीन आर्टिकल, ये भी सिमिलर, ये स्पीच R1 में नहीं थी। एंड लास्ट इज नैरेटिव ऐसे। अब इनमें से बहुत सारी ऐसी राइटिंग स्किल्स भी हैं जो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ। उनमें से कौन कौन सी है, देखिए, एक तो नोटिस है जो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ, पोस्टर कवर करवा चुकी हूँ, यानी इन सब के वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। लेटर टू द एडिटर, फॉर्मल ईमेल, ये भी आपको मिल जाएगा। स्पीच भी करवा चुकी हूँ, आर्टिकल भी करवा चुकी हूँ, बट यहाँ पर स्पेसिफिकली मैगजीन का आर्टिकल पूछा गया है, तो मैं आपको एक नया वीडियो इस पर प्रिपेयर करूंगी, आप उसे ही कंसिडर कीजिएगा। नैरेटिव ऐसे भी मैं आपको सिखाऊंगी, उसके लिए मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया है। वहीं R1 के अंदर नोटिस तो मैं बता चुकी हूँ, हो चुका है। इसके अलावा इनफॉर्मल इन्विटेशन का वीडियो अवेलेबल है, लेटर टू द एडिटर, फॉर्मल ईमेल का, दोनों का वीडियोस अवेलेबल है। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का वीडियो अवेलेबल है। मैगजीन आर्टिकल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, और ऐसे के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनके लिए मैं नया वीडियो जो है प्रिपेयर करूंगी, आप जरूर देखिएगा। राइट, अब हम बढ़ते हैं हमारे लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की ओर। तो यहाँ पर लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर चाहे R1 हो या R2 हो, जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जो पैटर्न है या मार्किंग स्कीम है
वो बिल्कुल अलग-अलग है, जिसके लिए मैंने जो आपको वीडियो बताया था यहाँ पर फिर से आपको दिख जाएगा। ये वीडियो आप देखिएगा, इसके अंदर आपको वो एग्ज़ाम पैटर्न जो डिफरेंट है वो मैंने आपको समझाया है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? अब हम बढ़ते हैं हमारे लिटरेचर की तरफ, जो कि है कावेरी बुक, उसमें जितने भी चैप्टर्स और पोएम्स हैं उन्हें समझ लेते हैं। ऑलराइट बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले चैप्टर से, जो कि है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। ये चैप्टर लिखा है सुधा मूर्ति ने, और इस नाम से कोई भी अनजान नहीं है। सुधा मूर्ति एक बहुत ही बड़ा और फेमस नाम है, और सुधा मूर्ति अपने लिटरेरी पीस ऑफ वर्क्स के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती हैं। और उनकी राइटिंग स्किल्स की जो सबसे खास बात है वो ये कि वो बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में अपनी बात को समझा देती हैं, जिससे उस बात का मीनिंग भी हमें समझ में आता है और उसके मायने भी, उसकी डेप्थ भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। इस चैप्टर में भी उन्होंने एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है हमारे साथ, जिसके अंदर वो अपनी 62 इयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर को रीड करना सिखाती हैं। इससे सीधा सीधा मैसेज ये मिलता है हमें कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है। जब भी जिस भी उम्र में हम सीखना चाहते हैं सीख सकते हैं। जो एकमात्र चीज हमें चाहिए होती है वो है अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, राइट? जो पोअम है पहली वो है भारत आवर लैंड, जिसे लिखा है सुब्रमण्या भारती ने। अगेन अ ब्यूटीफुल पोएम, जिसके अंदर समझाया गया है कि हमें हमारे भारत को लेकर गर्व महसूस करना चाहिए। इसकी जो टाइमलेस लेगेसी है, इसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, इन सब को सराहना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, एडमायर करना चाहिए, और हमें इस पर प्राउड होना चाहिए। अब बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने ये समझाया है, लेकिन कैसे समझाया है जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे तब अच्छे से जानेंगे। जो सेकंड चैप्टर है वो है द पॉट मेकर, यानी घड़े बनाने वाला। इस चैप्टर के अंदर सिखाया गया है, बेसिकली इस चैप्टर को लिखा है तेंसुला एओ ने। और इस चैप्टर के अंदर जो मदर होती है वो एक पॉट मेकर ही होती है, और इनकी जो डॉटर होती है वो इसी आर्ट को परस्यू करना चाहती है। नाउ देयर इज दिस कॉन्फ्लिक्ट इन दिस चैप्टर, और वो कॉन्फ्लिक्ट ये है कि क्या ट्रेडिशनल तरीका जो होता है पॉट मेकिंग का, क्या वही परस्यू करना चाहिए, या प्रोफेशन में सिर्फ प्रॉफिट देखना चाहिए। ना ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से इस चैप्टर में हमें दिखाया गया है, और किस तरीके से जो एक हमारा ट्रेडिशनल आर्ट जो एक है उसे किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है, और उसे किस तरीके से प्रिजर्व हमें कर देना चाहिए, वो सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। जो सेकेंड पोएम है हमारी वो है गिफ्ट्स ऑफ ग्रेस, ऑनरिंग आवर वोकेशंस। वोकेशंस का मतलब होता है वर्क, काम, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो ये कि इस पोएम को किसने लिखा है, रिटन बाय एनोनिमस, यानी जो नेम है वो प्रोवाइडेड नहीं है कि इसे किसने लिखा है। और इस पोएम में ये बताया गया है कि जो भी काम होता है ना, जो भी प्रोफेशन हो, चाहे वो आर्टिसंस का काम हो या शू मेकर्स हो, कोई भी हो, हर काम बहुत ज्यादा सम्मानीय होता है और एक इंसान की पहचान होती है। इट इज एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिटी। तो उसी सम्मानित नजर से, रिस्पेक्टफुल तरीके से ही उस प्रोफेशन को देखना चाहिए। अब इसे किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ये हम तब जानेंगे जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे। इट्स अ ब्यूटीफुल पोएम बेटा, ठीक है ना? आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वो है विंड्स ऑफ चेंज। इस चैप्टर के अंदर बात हुई है हमारे इंडियन आर्टिसंस को लेकर, उनके क्राफ्ट के बारे में, दैट देयर इज एन अर्जेंट नीड टू प्रिजर्व द इंडियन आर्टिसंस क्राफ्ट। कैसे? इसमें बेसिकली बात हुई है एक हथ पंखे की, जिसे हैंड फैन भी कहा जाता है, और किस तरीके से आर्टिसंस का जो क्राफ्ट है, उनके जो हाथों से बनाई हुई चीजें हैं, वो किस तरह से मशीन्स रिप्लेस करती जा रही हैं। इन सभी मुद्दों के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात हुई है, बहुत ही खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है। तो इसे जब पढ़ेंगे तब इसे सबको समझेंगे अच्छे से। नेक्स्ट पोएम इज कैनवास ऑफ सॉइल, जिसे लिखा है माया ने। एंड इसके अंदर बेसिकली बताया है कि जो पेंटर के कलर्स होता है ना, वो बिल्कुल हमारे नेचर की जो खूबसूरती है बेसिकली उससे कंपेयर किया गया है, दैट आवर नेचर इज अ पैलेट ऑफ कलर। जो बीज है, बीज बोते हैं, उसमें से जब अंकुर फूटते हैं और फिर पौधा निकलता है, और जब वो पेड़ बनता है, जो फ्रूटिंग होती है, इस पूरे आर्ट को एक पेंटर के आर्ट से कंपेयर किया गया है। और ये कंपैरिजन, लेट मी टेल यू, बेहद खूबसूरत है। नेक्स्ट चैप्टर इज विटामिन एम। ये भी बड़ा ही शानदार चैप्टर है एंड क्वाइट ह्यूमरस एज वेल, जिसमें ये बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं अपने बुजुर्गों को, अपने एल्डर्स को, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, एक एज के बाद उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। लेकिन ये बात हमारे एल्डर्स को पसंद नहीं आती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है। तो यही इसके अंदर डिस्प्ले किया गया है और समझाने की कोशिश की गई है कि जो बड़े लोग होते हैं उन्हें सम्मान चाहिए होता है, उन्हें बच्चों की
बच्चों वाला ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होता है, और पूरी चीजों को, इन पूरे मुद्दों को बहुत ही ब्यूटीफुली और ह्यूमरस वे में एक्सप्रेस किया गया है, तो इसे भी अच्छे से समझेंगे। एंड नेक्स्ट पोएम इज आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। ये एक बेहद इमोशनल पोएम है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक ऐसी पोएम है जिसमें एक बच्चा बहुत ही कम उम्र में अपनी माँ को खो देता है। अब उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं, लेकिन अपनी माँ का एहसास याद है। इस पूरे एहसास को इस पूरी पोएम में इतनी खूबसूरती से रविंद्रनाथ टैगोर ने एक्सप्लेन किया है। एंड टैगोर साहब की जितनी भी पोएम्स हैं उनमें वो जिस तरीके से एक्सप्रेशंस लेकर आते हैं, हम सब वाकिफ हैं। बहुत सुंदर तरीके से इस पोएम को लिखा गया है, जब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। नाउ ये जो चैप्टर है वो एक इंटरव्यू फॉर्मेट पर बेस्ड है, और एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर डॉक्टर दीपा मलिक का इंटरव्यू लिया गया है। नाउ हु इज डॉक्टर दीपा मलिक? वेल, द फर्स्ट फीमेल पैरालंपिक विनर, सिल्वर मेडल ये जीत कर लेकर आई थी, और इन्होंने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी से हमें ये बताया है कि चाहे लाइफ में कैसे भी चैलेंजेस आ रहे हो, उन चैलेंजेस को फेस करना है, उनका सामना करना होता है, और लाइफ में जीतना होता है, राइट। चैलेंजेस से कभी भी हार कर नहीं बैठना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पोएम इज 9 गोल्ड मेडल्स। अगेन एक डिटर्मिनेशन को, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग विल पावर जो होती है, और जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है, उसके बारे में ये पोएम है, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से एक रेस के अंदर जो यंगेस्ट एथलीट होता है वो गिर जाता है, और बाकी के जो 8 एथलीट्स होते हैं वो भी रुक जाते हैं इस यंगेस्ट एथलीट को संभालने के लिए। नाउ किस तरीके से ये पूरी सिचुएशन डेवलप हुई, उसके बारे में हम तभी सीखेंगे जब हम इस पोएम को पढ़ेंगे, राइट। अगला चैप्टर जो है बेटा वो है ट्विन मेलोडीज, जिसे लिखा है मित्रा फुकान ने। इस चैप्टर में इन्होंने बात की है म्यूजिकल कॉन्फ्लिक्ट की। एक तरफ है क्लासिकल म्यूजिक और दूसरी तरफ है मॉडर्न इंडो वेस्टर्न फ्यूजन म्यूजिक। जनरेशनल गैप की भी इस चैप्टर के अंदर बात हुई है, और किस तरीके से अलग अलग जनरेशन के लोगों को उनका अपने तरीके का म्यूजिक पसंद होता है, उनकी अपनी म्यूजिकल चॉइस होती है, इसके बारे में भी बात हुई है। और ये जनरेशनल गैप किस तरीके से ब्रिज किया जा सकता है, किस तरीके से फिल किया जा सकता है, जैसे कम्युनिकेशन के थ्रू, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के थ्रू, इन सभी मुद्दों के बारे में इस चैप्टर के अंदर बात हुई है। एंड लेट मी टेल यू, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, हर जनरेशन का इंसान इस चैप्टर से बिल्कुल रिलेट कर पाएगा, राइट। नेक्स्ट पोएम इज अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूजिक। मतलब ये पोएम लिखी है ब्रायना पर्किंस ने, और इस पोएम के थ्रू हमें पता चलेगा कि इस पोएट और म्यूजिक का कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यानी म्यूजिक इज नॉट जस्ट अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, इनफैक्ट इट कैन प्रूव टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग हीलर। कि इंसान में अगर कोई दुख है तो म्यूजिक के थ्रू उस दुख को, उस गम को भी भुलाया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। म्यूजिक इज मोर लाइक अ थेरेपी, राइट। यही सब हम इस फॉर्म में जानेंगे कि म्यूजिक कितना पावरफुल और कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है बेटा वो है कैरियर ऑफ वर्ड्स। नाउ इस चैप्टर का ऐसा कोई राइटर नहीं है, बिकॉज दिस चैप्टर इज एन अडेप्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्री आर्टिकल्स। डॉक्यूमेंट्री आर्टिकल्स या डॉक्यूमेंट्री क्या होती है बेटा? जो रियल वर्ल्ड इश्यूज होते हैं ना, उन्हें डॉक्यूमेंट किया जाता है लिखकर, यू नो, इन रिटन फॉर्म या मूवी की फॉर्म में भी आपने सुना होगा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स होती हैं, राइट। तो जो रियल वर्ल्ड इश्यूज जो होते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट करना इज दी डॉक्यूमेंट्री ओनली। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनके बारे में बात हुई है। नाउ किसके बारे में बात हुई है? ये बात हुई है कुछ अनसंग हीरोज ऑफ रूरल इंडिया, जो कि हैं ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक यानी जो डाक सेवा होती है, पोस्टमैन जो होते हैं, जो लेटर्स हम तक पहुंचाते हैं। नाउ लेटर्स जो होते हैं ना, वो इट्स नॉट जस्ट अ लेटर। बहुत सारे लोगों के लिए ये जो लेटर्स होते हैं ना, वो एक बहुत लंबा इंतजार होता है। और ये जो डाक सेवा है, वो भी ऐसे इलाकों में ये डाक सेवा की बात हो रही है जो बहुत ही या तो पिछड़े हुए जगह है, या जहाँ पर लेटर पहुंचाना अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे राजस्थान के कुछ ऐसे इलाकों की बात हुई है, कुछ ऐसे रेगिस्तानों की बात हुई है, जहां पर तपती धूप में भी ये जो डाक सेवक हैं, उन्होंने ये लेटर्स जो है लोगों तक पहुंचाए हैं। सो हाउ चैलेंजिंग इट वाज, और उनके सामने क्या क्या डिफिकल्टीज रही होंगी, उनके एक्सपीरियंसेस क्या रहे होंगे, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, राइट। नेक्स्ट फॉर्म इज वर्ड्स। अब वर्ड्स, ये चैप्टर जो है ये चार्ल्स स्वेन ने लिखा है, इस पोएम को, नॉट चैप्टर, आई एम सॉरी, पोएम। नाउ चार्ल्स स्वेन ने लिखा है, एंड इसके अंदर हमें पता चलता है कि जो शब्दों की अहमियत होती है ना, वो कितनी होती है। कि अगर हम किसी को जेन्युइनली कुछ कहते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, लेकिन वहीं अगर हम किसी को चाहे कितनी भी अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन उनमें अगर इमोशंस नहीं है, अगर वो सिर्फ शब्द हैं और खोखले अगर हैं, तो उसके कोई मायने नहीं है, राइट। यही सब चीजों के बारे में हम इस पोएम के थ्रू जानेंगे कि वर्ड्स के मायने क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज फॉलो दैट ड्रीम।
नाउ ये जो चैप्टर है वो एक एक्सर्प्ट है दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस बुक कॉल्ड माय डॉटर माय फ्रेंड एंड दिस बुक हैज बीन रिटन बाय अ सिंगापोरियन ऑथर, राइट। अब इस बुक में से ये जो एक्सर्प्ट लिया गया है ना, एक्सर्प्ट का मतलब होता है एक हिस्सा, अ पीस, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये है कि एक मदर होती है जो अपनी बेटी को एक लेटर लिखती है, एक चिट्ठी लिखती है, और उस चिट्ठी के थ्रू अपनी बेटी को ये समझाने की कोशिश करती है कि हैविंग अ नेम, हैविंग अ ड्रीम इज समथिंग वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आपका कोई सपना है तो, लेकिन सिर्फ सपना होना सफिशिएंट नहीं होता है। हैविंग अ ड्रीम इज नॉट सफिशिएंट, आपको उसे फुलफिल करने के लिए मेहनत भी करनी होती है, और जिसके लिए आपको चाहिए अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग विल पावर। यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव दैट। इन सब चीजों के बारे में ये माँ अपनी बेटी को इस लेटर के अंदर लिखती है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, राइट। नाउ हमारी अगली और लास्ट फॉर्म जो कि है बिलीव इन योरसेल्फ। अगेन इस फॉर्म के अंदर हम देखेंगे इट्स बिन रिटन बाय रॉबर्ट लैंगले, एंड इस फॉर्म के अंदर भी यही है कि आपको सबसे पहले अपने आप पर भरोसा करना पड़ता है, किसी और के भरोसे का वेट आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी ड्रीम है उसके लिए आपको डिटरमिन होना बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड यू हैव टू बी करेजियस। और हम ये भी जानेंगे कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं तो वो सही मायने में इंडिपेंडेंस कहलाती है। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सेल्फ बिलीफ, ये सब के बारे में हम इस पोएम के थ्रू जानेंगे। अगेन मैं आपसे बोलूंगी बेटा, जितने भी चैप्टर्स या पोएम्स हैं, हर चैप्टर में, हर पोएम में आपको बहुत कुछ बढ़िया सीखने को मिलेगा। और सबसे जरूरी बात यह है, जो कि मैं अपने बाकी लेक्चर्स में भी कहती हूँ, बाकी क्लासेस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनको भी हमेशा कहती हूँ, दैट नेवर एवर लिमिट योरसेल्फ टू दैट क्वेश्चन पेपर, कि हाँ हाँ इतना इतना पढ़ लिया ना, इस चैप्टर से ये पॉइंट समझ में आ गया, बस अच्छे से आंसर कर लोगे। अपने आप को कभी भी लिमिट मत कीजिएगा। और मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि मैं मेरे चैप्टर्स या पोएम्स को उसका सिर्फ ट्रांसलेटेड मीनिंग नहीं बताती हूँ, मैं उस चैप्टर, उस पोएम का एसेंस आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। तो आप उसे जरूर समझिएगा, अपने आप को कभी भी लिमिट मत कीजिए, और सबसे जरूरी बात, मेरे साथ बने रहिए। इसके अलावा जो नए स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ अब जुड़ेंगे, जितने भी डाउट्स आपके मन में हो बेटा, जरूर अपने डाउट्स पूछें। जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं दे नो वेरी वेल, मैं हमेशा हमेशा डाउट्स को क्लियर करती हूँ, तो डाउट्स कभी मन में नहीं रखना है। चाहे कितना भी बेसिक डाउट हो, कितने भी क्वेश्चंस आ रहे हो आपको टेक्स्ट से रिलेटेड, या और भी कोई ओपिनियन अपना शेयर करना चाहते हो, आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं हमेशा आंसर करती हूँ, और जितना जल्दी हो सके उतना आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करती हूँ, डाउट्स को क्लियर करती हूँ, राइट। सो मेक श्योर यू कमेंट, राइट। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको शुरू में ही बोल चुकी हूँ, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे तो वहां पर सभी नोट्स और पीडीएफ्स में प्रोवाइड करवाऊंगी आपको, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा वो, राइट। इसके अलावा क्लास 9 से रिलेटेड कोई भी अगर लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी आपको वहां मिल ही जाएगी। सो मेक श्योर यू ज्वाइन माई क्लास 9 टेलीग्राम चैनल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वहां पे ग्रामर के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, उसे भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी नोट पर बेटा हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।